राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2 दिन कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण ये था कि मैंने राम अवतार पलसानिया ने जो टिप्पणी करी चौधरी चरण सिंह पे, उस पर जब मैंने वीडियो बनाया तो कई भाइयों के कमेंट आए और उन कमेंटों को पढ़ के मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी। कई भाइयों ने ये कहा कि अब तू जाटों पे कंटेंट बनाना बंद कर दे। एक भाई ने ये कहा कि आज के बाद कोई जाट तेरा चैनल नहीं देखेगा, और एक भाई ने ये कहा कि हम चरण सिंह को जाट ही नहीं मानते। तो ये सारी बातें और ये सारे कमेंट पढ़ के मेरे मन को तो बड़ी ही ठेस लगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि पीछे मैं बीमार भी हुआ था। आज से 3-4 महीने पहले मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को डॉक्टर ने भी स्ट्रेस लेने से मना कर रखा है, फिर भी मैं अपने समाज की आवाज़ को उठाता रहता हूँ। उसके पीछे कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। कभी मैंने किसी नेता के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाया, कभी मैंने किसी मंच पर जाकर किसी को माला नहीं डाली या अपने को माला नहीं डलवाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहीं आते जाते नहीं हो। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मैं यूट्यूब के माध्यम से जितना अपने समाज को जागृत कर सकता हूँ उतना करता हूँ। बाकी मेरे को और कुछ नहीं बनना है। कोई चंदा नहीं इकट्ठा करना है, किसी नेता की चमचागिरी नहीं करनी है, अपने को कहीं पे मंच पे सम्मानित नहीं करवाना है। लेकिन जो घटिया बातें लोग कर रहे हैं, मेरे को तो चलो कर ही रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी चरण सिंह वो आदमी जिसकी वजह से जाटों को पहचान मिली पूरे भारत में। नहीं तो जाट तो दिल्ली के आसपास 4-5 राज्यों में ही हैं, और इस देश में 28-29 राज्य और 8-9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूरे भारत में सॉरी, जाटों को अगर पहचान मिली तो चौधरी चरण सिंह की वजह से मिली। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था 1967 में वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, 1969 में वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, और 1969 में देखो उनका टकराव था भारतीय जनसंघ से। यानी जनसंघ जिसने हिंदुत्व का एजेंडा चलाया और चौधरी साहब जिन्होंने खेती कृषि का एजेंडा चलाया। वो जनसंघ तो 50 सीट नहीं ले पाए, चौधरी साहब को 125 सीटें मिली थी। लेकिन समय समय की बात है, 1979 का वो दौर जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली में जब किसानों का जमघट लगा, उस समय मेरी 10 साल उम्र थी। मैं वो सब नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखने के लिए गया था। जब उन किसानों से ये बात मीडिया वालों ने पूछी थी कि भाई क्या करने आए हो, तो उन्होंने ये कहा था कि आज हमारा चौधरी इंदिरा गांधी बन गया। यानी इतने सीधे और सब सिंपल लोग थे। उस टाइम पैसा नहीं था लोगों के पास, फटी हुई धोती, फटे हुए कुर्ते, थेगड़ी लगे हुए कुर्ते में वो दिल्ली में आए थे चौधरी चरण सिंह की ओथ सेरेमनी को देखने के लिए। तो उस चौधरी चरण सिंह पर इसलिए उंगली उठा देना कि उसने अपने बच्चों की शादियां इंटरकास्ट करी, और उस चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व को इतने हल्के में नाप देना, तो दोस्तों मेरे दिल को तो इससे बहुत ठेस लगी। आज आप मेरे को बताओ दोस्तों, हमारी हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, यूपी में राष्ट्रीय लोक दल, पंजाब में अकाली दल और राजस्थान में आरएलपी। सारी पार्टियां खत्म हो गई या खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हमारी इन्हीं बातों की वजह से। और यादवों की 2 पार्टी हैं यूपी और बिहार में, एक आरजेडी और एक समाजवादी पार्टी। दोनों पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही हैं। आरजेडी 5 चुनाव हार चुकी, समाजवादी पार्टी 2 चुनाव हार चुकी, लेकिन आज भी उनकी रेलिवेंस है दोनों राज्यों में। वो विपक्षी दल हैं, उनको वोट मिलता है। अगर किसी यादव का आपने सुना है कि मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी करी, अखिलेश यादव ने डिम्पल बिष्ट से शादी करी, या तेजस्वी यादव की पत्नी एक क्रिश्चियन है, तो इसलिए हम उसको अपना नेता नहीं मानेंगे। और पूरे देश के गुर्जर दोस्तों बीजेपी को वोट डालते हैं, लेकिन राजस्थान के गुर्जर सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस को वोट डालते हैं। सचिन पायलट की पत्नी फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी। इस बात से क्या गुर्जरों के वोटिंग पैटर्न पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये हमारी ही जाति में ऐसा संभव है। और उस भाई राम अवतार पलसानिया से मेरा एक सवाल है कि भाई तूने चौधरी चरण सिंह पर उंगली उठाई। 2 राजघराने राजस्थान में हैं, एक भरतपुर, एक धौलपुर। धौलपुर की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जाति से मराठा है,
और वो जाट बहू के नाम पे जाटों से वोट मांगती है, जाट उसको वोट देते भी रहे। 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रही। भरतपुर राजघराने की महारानी दिव्या सिंह है, उनकी क्या जाति है सबको पता है, उनका बेटा क्या बोलता है ये भी सबको पता है। आपने उन पर कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया, आपने चौधरी साहब पर सवाल खड़ा किया, और उसकी वजह से समाज के अंदर, समाज में बंटवारा भी हो गया। एक तरह के लोग एक तरह की बात, दूसरे तरह के लोग दूसरी तरह की बातें कह रहे हैं। खैर, सबकी अपनी राय है, लेकिन मेरी तो राय ये है कि चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति तो सदियों में पैदा होता है, जिसने झोंपड़ी में जन्म लेकर देश के शीर्ष पद तक पहुँचे। और चौधरी चरण सिंह को जाट नेता के दायरे में बांधना भी उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा करना है दोस्तों। और मज़े की बात यह है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समाज में जितने भी नेता हुए दोस्तों, चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल बंसीलाल हो, सबको जाट नेता का खिताब दिया गया। लेकिन कोई भी इंदिरा गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी को एक जाति का नेता नहीं मानता, वो पूरे देश के नेता थे। लेकिन हमारे समाज के नेताओं ने सबके लिए काम किया। जो काम चौधरी छोटू राम ने आज़ादी से पहले किया, वो काम चौधरी चरण सिंह ने आज़ादी के बाद में किया। उन्होंने, चौधरी छोटू राम ने 1935 में जब वो राजस्व मंत्री बने पंजाब के अंदर, उन्होंने साहूकार उन्मूलन कानून पास करवाए, यानी कि जो साहूकार थे उनके चंगुल से किसानों को निकाला, उनको ज़मीनों का हक दिलवाया, जो ज़मीनें साहूकारों ने उनकी बेईमानी से हड़प रखी थी। और चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनवाया, वो भी राजस्व मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में। उन्होंने जो भूमिहीन किसान थे, जिनको मरूसी कहते हैं या मुजाहरे कहते हैं, उनको ज़मीनों के हक दिलवाए। आज आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के पास भी ज़मीन मिल जाएगी, जितनी ओबीसी जाति हैं सबके पास ज़मीन मिल जाएगी। ये सब दिलवाने वाले व्यक्ति का नाम चौधरी चरण सिंह था। उन्होंने सभी जाति के लोगों को मजबूत बनाया, सबको ज़मीनों का मालिक बनाया, लेकिन उनके ऊपर जाट नेता का ठप्पा लगा दिया गया। ऐसे ही सर छोटू राम पर भी, और ऐसे ही जो हरियाणा, जिसने पंजाब से हरियाणा को अलग करवाया दोस्तों, उस देवीलाल को भी जाट नेता ही बोला जाता है। और जो हरियाणा का आर्किटेक्ट था चौधरी बंसीलाल, जिसने हरियाणा को एक पिछड़े राज्य से एक विकसित राज्य बनाया, उसको भी जाट नेता का ही ठप्पा लगा दिया गया। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि एक जाति से कोई नेता नहीं बनता। एक जाति की बात करते रहोगे तो नेतृत्व खत्म हो जाएगा। ये 35-1 जो है, ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र को आपको समझना चाहिए। जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह ने तो अजगर बनाया, चौधरी चरण सिंह ने तो अंतर्राज्यीय विवाहों के ऊपर किताबें लिख दी, चौधरी चरण सिंह ने तो जाट कॉलेजों के नाम बदल दिए, तो दोस्तों, कोई भी आदमी एक जाति से कभी भी लीडर नहीं बनता। उसको सब समाजों को अपने साथ जब तक वो नहीं जोड़ेगा, जब तक वो लीडर बन भी नहीं सकता। और यही हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उठाती है, बार बार उठाती है, 35-1 करती है, और रोज़ रोज़ कोई ना कोई षड्यंत्र रच के हमको हरियाणा के अंदर अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है। किसी एक जाति को भी हमसे नहीं जुड़ने दिया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन मैंने एक दलित समाज के अंदर एक जाटव बिरादरी के व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे ये सवाल पूछा कि आप लोग, मायावती की पार्टी को अभी चुनाव में कोई सीट नहीं मिलती है यूपी के अंदर, ना लोकसभा में ना ही विधानसभा में, फिर भी उसको वोट क्यों देते हो? तो दलितों के अंदर जो जाटव समाज है वो सबसे जागृत समाज माना जाता है। उसने कहा कि ये हमारी जातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। भले ही उनको सीट ना मिले, लेकिन हम लोग उसके पीछे ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे कितने भी दिन तक ऐसे ही रहे मामला। तो दोस्तों, हर आदमी अपनी क्षेत्रीय जो उनकी पार्टियां हैं, जिन्होंने उनके वर्ग के लिए कोई कार्य किया, उसके पीछे मजबूती से खड़े हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, या दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन हम लोग, हमारे समाज के लोगों ने
जिन जिन राज्यों में भी हमारी पार्टियां थी उनका अस्तित्व ही ख़त्म करवा दिया, उनको हम लोग वोट ही नहीं देते दोस्तों। हरियाणा के अंदर हमारे समाज का वोट कितना बिखरता है, मैंने कई वीडियो में ये जानकारी आपको दी है कि 45-46 ऐसी सीटें हैं हरियाणा में जहाँ पर हमारी आबादी 40 से 50% के बीच में है, लेकिन हमारा वोट बिखरता है। इसलिए हम लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमको यूनाइटेड होकर एक जगह पे वोट डालना चाहिए। और पिछले 10-11 साल से हमारे देश के अंदर एक अजीब ही बात हुई है दोस्तों। हमारे समाज के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित जातियां हैं उनका बड़ी तेज़ी से राजनीतिक हिंदूकरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनको राजनीतिक हिंदू बनाया है, उनका वोट लिया है और वो वोट दे रहे हैं, जबकि उनको पता है कि जब वो अधिकार मांगते तो उनको अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन उनको राजनीतिक हिंदू बीजेपी ने खूब अच्छी प्रकार से बनाया है और वो बन रहे हैं। यही हमारे जाट समाज के साथ भी हो रहा है दोस्तों। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, हरियाणा के भी कुछ ज़िले उसमें आ जाते हैं, यहाँ के लोग भी पॉलिटिकल हिंदू बन चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़े ही लॉयल होकर वोट डालते हैं। उनको अपने समाज के मान सम्मान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज की। तो इंटरकास्ट मैरिज का मैं भी समर्थक नहीं हूं। जो लोग ये बात कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति की पहचान या डीएनए नष्ट होता है, उनकी बात को मैं फेस वैल्यू पे लेता हूं, लेकिन ये भी बात साथ में उनको बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि जो 100 में से 30 लड़के बगैर शादी के रह जाते हैं उसका उनके पास क्या समाधान है। उसके 2 कारण हैं दोस्तों। एक तो हमारे समाज में सेक्स रेशो में अंतर है, अभी भी अंतर है, और दूसरा जो लोगों में आर्थिक संपन्नता आई है ज़मीनें बिकने की वजह से, उससे लोगों ने अपना स्टेटस बढ़ा लिया है। जो अमीर जाट है वो गरीब जाटों में रिश्ते नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों की शादियां इंटरकास्ट करते हैं, और जो गरीब हैं उनकी शादियां हो नहीं पाती हैं, उनको मजबूरी में इंटरकास्ट मैरिज करनी पड़ती है। तो ये समस्या का क्या हल है ये भी लोगों को बताना चाहिए। और वो संस्थाएं या वो समाज के ठेकेदार जो इंटरकास्ट मैरिज को गलत बताते हैं उनको एक सर्वे करवाना चाहिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गांव में, और उन लड़कों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जिनकी शादी नहीं हो पाई है, जो 35 से 40 साल की उम्र के बीच के लड़के हैं, उनकी शादी करवानी चाहिए। भाई राम अवतार पलसानिया को अगर राजस्थान के अंदर, इससे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोगों का भाईचारा भी बढ़ेगा, सामाजिक एकता भी बढ़ेगी। और मुझको ऐसा लगता है कि राजस्थान में ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा इन राज्यों में है। तो उनको ये प्रयास करना चाहिए बजाय इसके कि वो किसी नेता पर उंगली उठाएं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।